जी हाँ, तो बात बंगाल की। और बंगाल की बिग बाजी क्या है आपको बताएं। दरअसल पश्चिम बंगाल के सियासी अखाड़े में अब थाली और चारपाई निकल आई है। यह हैरान करने वाला दांव है, लेकिन सच यही है। बंगाल में बीजेपी और टीएमसी में आर पार की जंग शुरू हो चुकी है। बीजेपी की ओर से गृह मंत्री अमित शाह ने कमान संभाली और आदिवासी थाली से खलबली मचा दी। तो जवाब में ममता बनर्जी ने आदिवासियों के घर पहुंचकर सियासी चारपाई बिछा दी। देखिए बैटल ऑफ बंगाल का राजनीतिक रण कैसे अब घमासान में बदल चुका है। बंधुगण, अपना देर सौभाग्य बंगाल से वोट चाहिए। हमारा बंगाल से तुमको रसगुल्ला देगा। क्या रसगुल्ला देगा? ऐसा मिठाई नहीं देगा, हम मिट्टी से मिठाई बनाएगा। दीदी ने बीजेपी के दफ्तर पर, बीजेपी के ऑफिस पर कब्जा करने की भी धमकी दी है। बंगाल की सियासत में 5 स्टार हंगामा। अमित शाह स्वागतम स्वागतम स्वागतम। बाहर से लोग ले आया। अमित शाह की थाली पर हाई वोल्टेज ड्रामा। टीएमसी के गढ़ में शाह का शंखनाद। ममता सरकार के अंत की शुरुआत। ममता के लिए सुवेंदु बनेंगे भस्मासुर। शाह के माइंड गेम से सत्ता नहीं अब दूर। ओवैसी बिगाड़ेंगे बीजेपी का खेल या ममता सरकार को करेंगे फेल। अरे 30,000 अगर रोहिंग्या है तो अमित शाह क्या कर रहे हैं? अमित शाह सो रहे। क्या है बंगाल का सियासी सीन? वोट के लिए ममता बांटेंगी मुफ्त वैक्सीन। पश्चिम बंगाल में सियासी रण का शंखनाद हो चुका है। ये 5 तस्वीरें बंगाल के सियासी संग्राम की तस्वीर साफ कर रही हैं। पहली तस्वीर बांकुरा की है, जहां गृह मंत्री अमित शाह नवंबर के पहले हफ्ते में गए, आदिवासी के घर भोजन किया। इसके बाद सीएम ममता बनर्जी पर हमला बोला, कहा कि टीएमसी सरकार जाने वाली है। जवाब में ममता भी बांकुरा पहुंची, आदिवासियों के घर जाकर घाट पर बैठ गई। वहीं ममता ने लगे हाथों अपने परिवहन मंत्री सुवेंदु अधिकारी को मनाने की कोशिशें भी की। पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वागता रॉय को सुवेंदु को मनाने के मिशन में लगाया, लेकिन दूसरी कोशिश भी नाकाम रही। वहीं बिहार के बाद बंगाल में सियासी किस्मत आजमाने की तैयारी कर रहे ओवैसी ने हैदराबाद से गृह मंत्री शाह पर हमला बोलते हुए रोहिंग्या का मुद्दा उछाला है। बंगाल में सत्ता के संघर्ष की शुरुआत तेज हो चुकी है। बीजेपी इस रेस में बड़े नेताओं के दौरे से लेकर ब्लॉक स्तर तक सबके आगे नजर आने की कोशिश कर रही है। वहीं ममता ने भी जनयाचिका संघर्ष अभियान के नाम पर मोर्चा संभाल लिया है। बीजेपी और टीएमसी के गेम प्लान में ओवैसी ने एंट्री के खेल पेचीदा बना दिया है। शायद इसीलिए एक दूसरे पर तीखे हमले का दौर अब शुरू हो चुका है। मानने को तैयार है। बयानों की आग बता रही है कि बंगाल की बिग फाइट जीतने के लिए सब कुछ दांव पर है। ममता बनर्जी ने सीधे गृह मंत्री पर हमला किया। बांकुरा दौरे पर पहुंची सीएम ममता ने आदिवासी के घर पहुंचकर भोजन करने को सियासी स्टंट करार दिया। कहा 5 स्टार होटल से खाना मंगाकर आदिवासी के घर खाना खाने का दिखावा किया गया। एक दिन आगे हमारे माननीय होम मिनिस्टर তিনি এসেছিলেন দেখানোর জন্য, दिखाने के लिए आए थे। और खाना बाहर से बना के कोई दलित का घर में जाके उसको कुछ करने नहीं दिया। बाहर से बाम्भन ले गया, बाहर से लोग ले आया। बेचारा उसको एक बेटी है, उसको थैलासेमिया पेशेंट और ऐसा कुछ है, उसको दिखाने के उसको हेल्प करेगा।
यही बताने के बाद बोला तुम्हारा घर में हम खाली बैठ के खाएंगे। दरअसल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आदिवासी वोट बैंक को लेकर डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि शाह 2 हफ्ते पहले ही आदिवासी सियासत वाला दांव चल चुके हैं। उन्होंने बिरसा मुंडा की मूर्ति पर माला चढ़ाई और आदिवासी के घर में खाना खाया। जिस प्रकार का दमन का चक्र विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर ममता सरकार ने चलाया है, मैं निश्चित रूप से देख रहा हूं कि ममता सरकार का मृत्युगण बच चुका है। आने वाले दिनों में यहां भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत की सरकार बनने जा रही है। बांकुरा में ममता ने शाह के दौरे के जवाब में 4 दिवसीय दौरा प्लान किया। इसमें 353 करोड़ रुपए की जनहित की योजनाओं का उद्घाटन भी शामिल है। दरअसल टीएमसी की नजर इस इलाके में 32 विधानसभा सीटों पर है। शाह ने बांकुरा में आदिवासी क्षेत्र में दौरा किया। जवाब में ममता भी बांकुरा के आदिवासियों से मिली। शाह ने आदिवासियों के लिए योजनाओं का वादा किया। जवाब में ममता ने भी आदिवासियों से कई वादे किए। गृह मंत्री शाह ने ममता सरकार को हटाने की अपील की। जवाब में ममता ने बीजेपी को आदिवासियों का दुश्मन बताया। बांकुरा और आसपास करीब 40% आदिवासी आबादी है। बीजेपी और टीएमसी की नजरें आदिवासी और दलित वोटों पर है। आप दिखाएंगे कोई तरकारी काट रहा है, तरकारी काटছে কিন্তু সেই তরকারি খায়নি, ধনে পাতা কোনো রান্নায় দেওয়া হয়নি, বাঁধাকপিও হয়নি যা কাটছিল, খেয়েছে তো অন্য জিনিস, বাসমতি চাল, পোস্তর বড়া, এসব নানা রকম কাগজে দেখেছি। बीजेपी के पास बंगाल में ममता के कद का नेता नहीं है, इसीलिए केंद्रीय नेतृत्व ने कमान संभाल ली है। गृह मंत्री शाह और पीएम मोदी बंगाल की जंग जीतने के लिए अपनी रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, ये भाजपा ही है जिसने बंगाल में हो रहे अत्याचार के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाई। यहां दुर्गा पूजा को लेकर दिक्कत है, सरस्वती पूजा को लेकर दिक्कत है, जय श्री राम बोलना भी यहां गुनाह हो गया है। बंगाल की जनता कुछ वर्षों से इन बातों से बहुत ज्यादा परेशान थी। इन विषयों को राष्ट्रीय पटल पर कौन लेकर के आया, कौन सी पार्टी आज बंगाल की आवाज बनी है? इसका जवाब एक ही है और वो है भारतीय जनता पार्टी। पश्चिम बंगाल में अब बीजेपी और टीएमसी के बीच हर मोड़ पर सियासी टकराव हो रहा है। ममता के पास अपना इकलौता किला बचाने की चुनौती है, तो वहीं बीजेपी बंगाल में अपना परचम लहराना चाहती है। अमित शाह जी स्वागतम, अमित जी स्वागतम, अमित जी स्वागतम। इसलिए आदिवासी से लेकर मुस्लिम वोट बैंक तक हर कोई हर दाव आजमा रहा है। मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। वैसे इन सब के बीच बंगाल के बिग फाइट में भिड़ने के लिए बीजेपी और टीएमसी के पास अपने अपने मुद्दे हैं। इन्हीं मुद्दों पर दोनों के बीच निर्णायक लड़ाई होगी। उन मुद्दों के बारे में किसका क्या रुख है, यह जरा आपको बता देते हैं और आप देखिए जरा कि अलग अलग मुद्दों में क्या क्या स्थिति है। मुस्लिम वोटर्स की अगर बात करें सबसे पहले, तो बीजेपी पश्चिम बंगाल की मुस्लिम बाहुल्य वाली 90 सीटों पर बैकफुट पर रहेगी, ऐसा अनुमान है। तो वहीं टीएमसी मुस्लिम बाहुल्य वाली 90 सीटों पर सीधे सीधे आक्रामक रुख अपनाएगी और इसका वोट बैंक हासिल करने की पूरी कोशिश करेगी। वहीं दलित वोटर्स पर भी सबकी निगाहें। इस मामले को देखें तो बीजेपी दलितों के प्रभाव वाली 32 सीटों पर बड़ी लड़ाई लड़ेगी, जिसके जवाब में टीएमसी दलितों और आदिवासियों की आबादी वाली 32 सीटें बचाने की चुनौती को आसान बनाने की लगातार कोशिश करेगी। इसके बाद एक बड़ा मुद्दा इस बार हिंदुत्व है। हिंदुत्व की अगर बात करें तो हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी बंगाल की बाकी 200 सीटों पर सीधे सीधे आक्रामक रहेगी, जबकि टीएमसी को राज्य की कम से कम 2 सीटों पर बीजेपी के हिंदुत्व के जवाब में
बड़ा मुद्दा चाहिए होगा, लेकिन इसके अलावा राज्य में रोहिंग्या मुसलमानों का भी एक बड़ा मुद्दा है। इस मसले पर बीजेपी घुसपैठ के विरोध की बात को पुरजोर तरीके से उठाएगी और आक्रामक रुख अपनाएगी, जबकि टीएमसी रोहिंग्या मुसलमानों के घुसपैठ के मुद्दे पर बैकफुट पर रहेगी, ऐसी उम्मीद है। लेकिन एक बड़ा मुद्दा इस बार के विधानसभा चुनाव में सीएए और एनआरसी का है। इसे बीजेपी राष्ट्रहित के नाम पर आक्रामक मुद्दा बनाएगी, जबकि टीएमसी एनआरसी को राष्ट्र और समाज विरोधी बताती रही है। वो चुनावी सभाओं में इसका सीधे सीधे विरोध करेगी। तो ये मुद्दे हैं और इस पर किसका क्या रुख रहेगा ये आपने देखा। लेकिन बैटल ऑफ बंगाल को एआईएमआईएम ने थोड़ा और दिलचस्प इन सबके बीच बना दिया है। जी हां, ओवैसी की एंट्री की बात ने बंगाल में सियासी सरगर्मी काफी ज्यादा बढ़ा दी है। वो बीजेपी को हराने की अपील करते हैं, लेकिन जिस तरह से वो सियासी बाजियां सेट कर रहे हैं उससे तो सीधे सीधे बीजेपी को नुकसान की बजाय असल में फायदा हो सकता है। फिर भी बिहार में ओवैसी ने जो किया था वो शायद बंगाल में ना कर पाए। क्यों? क्योंकि उनके अपने ही लोग उनके खिलाफ हो रहे हैं। बंगाल की सियासी संग्राम में मियां भाई की एंट्री से बड़ी हलचल। ओवैसी की चुनावी चाल से बीजेपी की आफत या ममता को राहत। मुस्लिम कार्ड के दम पर ओवैसी बंगाल में करेंगे बड़ा खेल। बंगाल में टीएमसी बीजेपी की जंग को ओवैसी देंगे नया रंग। ओवैसी की पार्टी ने बिहार में सबको चौंका दिया था, लेकिन उनकी छवि खेल बनाने से ज्यादा बिगाड़ने वाले दलों की है। इसीलिए बंगाल में अगर ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ा तो ममता का सियासी समीकरण बिगड़ना तय है, क्योंकि बंगाल में करीब 30% मुस्लिम आबादी है। ओबीसी के लिए बंगाल नई प्रयोगशाला होगी, लेकिन ये प्रयोगशाला टीएमसी की बहुत भारी पड़ सकता है। असदुद्दीन ओवैसी ने भले ही पश्चिम बंगाल में चुनावी रणनीति का खुलासा नहीं किया, लेकिन उनके बयान ये साफ बता रहे हैं कि बंगाल के लिए उनका मुस्लिम कार्ड तैयार है। अरे 30,000 अगर रोहिंग्या है तो अमित शाह क्या कर रहे? अमित शाह सो रहे, होम मिनिस्टर है ना, उनका काम है देखना 30-40 हजार रोहिंग्या के नाम कैसा है। इलेक्ट्रोल लिस्ट क्या अहमद बलाला अपने दफ्तर में बनाए? बल्दिया में इलेक्ट्रोल लिस्ट हम बनाते हैं। अरे 40,000 अगर है बीजेपी वालों, तुम ईमानदार हो तो कल शाम तक 1000 नाम बताओ रोहिंग्या के। हैदराबाद में एआईएमआईएम की रैली में ओवैसी ने रोहिंग्या मुस्लिमों का मुद्दा उठाया। दरअसल पश्चिम बंगाल में रोहिंग्या मुस्लिमों की घुसपैठ बीजेपी के लिए बड़ा मुद्दा है, इसलिए ओवैसी ने बयान तो हैदराबाद में दिया, लेकिन उसका असर बंगाल तक पहुंचाने के लिए शाह पर सवाल उठाए। आप बल्दिया का इलेक्शन है, दिखाने को कुछ नहीं है तो किसको दिखा रहे? एक मियां भाई को, दूल्हे भाई को दिखा रहे। गुफ्तगू की शुरुआत मजलिस से और खत्म होती आपके खादिम के ऊपर। ये मेरी उम्र दरियाफ्ती की नहीं है, समझो बात को। खामखा मेरे पीछे पड़े हुए हैं तुम लोग। हैदराबाद में हम लोग बोलते बीजेपी वालों, अगर खुजाए तो खुजली तुम्हारे को हो जाएंगी, याद रखो। खुजाओ मत, खुजाए तो खुजली हो जाती। कुछ दो मुंह को आप बोल रहे। ओवैसी भले ही रोहिंग्या मुस्लिमों का मुद्दा उछालकर बंगाल के सियासी एंट्री को धमाकेदार बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उनकी इस कोशिश में सेंध लगती हुई नजर आ रही है। एआईएमआईएम पश्चिम बंगाल यूनिट के नेता अनवर पाशा पार्टी के कई लोगों के साथ टीएमसी में शामिल हो गए। पाशा ने ओवैसी पर ध्रुवीकरण की राजनीति करके बीजेपी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया।
एआईएमआईएम के नेताओं का आरोप है कि ओवैसी के मुस्लिम कार्ड से बिहार में जो हुआ वो बंगाल में नहीं दोहरा पाएंगे। आप किसी इलेक्शंस को देखिए, जनरल इलेक्शंस हो या बाय इलेक्शन हो, चेहरा कौन सा दिखता है? एक इलेक्शन में केसीआर, दूसरा इलेक्शन में केटीआर, तीसरा इलेक्शन में हरीश राव, और हैदराबाद में एक चेहरा अकबरुद्दीन ओवैसी, दूसरा चेहरा असादुद्दीन ओवैसी। ये सब लोगों ने राजनीति को प्राइवेट एंटरप्राइज बना दिया है। बंगाल में ओवैसी की पार्टी ने मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर सक्रियता बढ़ा दी है। एआईएमआईएम की नजर 27% अल्पसंख्यक वोटर्स पर है। राज्य की करीब 90 सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक हैं। मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तरी दिनाजपुर, हावड़ा, बीरभूम पर नजर। राज्य की 23 मुस्लिम बाहुल्य सीटों में से 22 पर पैठ बनाई। मुस्लिम वोटर्स वाली विधानसभा में प्रत्याशियों का चयन शुरू। एआईएमआईएम और टीएमसी दोनों के लिए मुस्लिम वोट बैंक अहम। जिस तरह पश्चिम बंगाल में एआईएमआईएम और टीएमसी के बीच एक दूसरे की पार्टी में सियासी सेंध लगाने की शुरुआत हो चुकी है, उसने इस बात को हवा दे दी है कि ओवैसी की पार्टी अकेले ही चुनाव मैदान में उतर सकती है। लेकिन ऐसा हुआ तो नुकसान टीएमसी को ही होगा, क्योंकि ओवैसी के पास वहां खोने के लिए कुछ भी नहीं है। पश्चिम बंगाल में चुनाव तो जल्दी होने वाले हैं। सभी लोग, चाहे टीएमसी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस, गठबंधन के पार्टनर्स हों, वो जब जाएंगे तो लोगों से संपर्क करने का अपना अपना अलग तरीका है। और जो अमित शाह जी, गृह मंत्री भारत सरकार, वो जब गए थे तो उन्होंने लोगों के बीच में गए, ट्राइबल्स के साथ खाना भी खाया। और ममता जी को उस पर एतराज़ है कि वो केवल फ़ोटो अपॉर्चुनिटी के लिए, सिर्फ फ़ोटो खिंचाने के लिए ये सब पूरा कर रहे हैं, नाटक ड्रामा कर रहे हैं। तो नाटक ड्रामा करने में मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सबसे माहिर है, लेकिन सभी लोग अपने अपने हिसाब से, अपने अपने तरीके से आने वाले चुनाव की तैयारी में लोगों से संपर्क करने में लगे हुए हैं। अगर ओवैसी अपने रुख पर कायम रहे तो टीएमसी का पूरा खेल बिगड़ सकता है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में मिले झटके के बाद ममता के लिए अपना पिछला जनाधार वापस पाने की चुनौती है। लेकिन इस चुनौती को लेकर बीजेपी से ज्यादा ओवैसी की पार्टी उनकी मुश्किलें बढ़ाएगी। इसलिए ममता को बीजेपी और एआईएमआईएम से एक साथ 2 मोर्चों पर जंग लड़नी होगी। मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ओवैसी की जो नई नई पार्टी है वो बंगाल में सत्ता तो नहीं हासिल कर सकती, फिर उन्हें लेकर के इतनी हाय तौबा क्यों मच रही है? तो इसका जवाब आपको बंगाल के मुस्लिम फैक्टर पर गौर करने पर मिलेगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर बंगाल में मुस्लिम फैक्टर जो है वो कितना अहम है और क्यों है। 2011 की स्थिति को देखिए। 2011 में मुस्लिम बाहुल्य 30 विधानसभा सीटों पर टीएमसी ने जीता था, लेकिन कांग्रेस 2011 में मुस्लिम बाहुल्य 16 विधानसभा सीटें जीती थी। उसके बाद 2011 में मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर 18 विधानसभा टीएमसी ने जीती थी। यह तो आपने देख लिया 2011 में किसने कितनी सीटें जीती थी, टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट ने। लेकिन अगर बात इसी को वोट प्रतिशत की करें तो टीएमसी ने 2011 में मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर 29.3% वोट हासिल किए थे, तो कांग्रेस ने 2011 में मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में 14.4% वोट हासिल किए और लेफ्ट ने इसी साल 2011 में मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में 41.7% वोट हासिल किए। ये मोटे तौर पर 2011 की स्थिति। लेकिन 2016 में भी स्थिति बहुत ज्यादा बदली नहीं। 2011 के बाद 2016 की बात करें तो उस विधानसभा चुनाव में मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में 38 सीटें टीएमसी ने जीती थी। कांग्रेस
इस बार 2016 में मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में 18 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही थी। लेफ्ट को थोड़ा नुकसान हुआ था। 2016 में मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में लेफ्ट महज 8 सीटें जीत पाई थी, लेकिन मोटे तौर पर टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट ही इन इलाकों में अपना वर्चस्व स्थापित करती थी। अगर इन सीटों पर जीत को प्रतिशत में देखें तो 2016 में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में 41% वोट टीएमसी को हासिल हुए थे, तो कांग्रेस को 2016 में मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में 19% वोट मिले थे, जबकि लेफ्ट को 2016 में मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में 24% वोट हासिल हुए थे। और इसी वोट बैंक पर अब कहीं ना कहीं सीधे तौर पर एआईएमआईएम का कहीं ना कहीं दखल होगा, इस पर नजर होगी, और इसमें जब सेंधमारी होगी तो सीधे तौर पर नुकसान इन्हीं तीनों पार्टियों को होगा, बीजेपी को शायद बिल्कुल भी ना हो। मुस्लिम और दलित वोटर्स को लेकर के लेकिन इन सब के बीच चल रहे दांव पेच के बीच टीएमसी और बीजेपी में माइंड गेम भी बहुत तेजी से शुरू हो गया है। यह ऐसा खेल है जिसमें सिर्फ अफवाह या फिर संभावनाओं के आधार पर ही बड़ा सियासी खेल करने की रणनीति छिपी होती है। टीएमसी और बीजेपी दोनों ही इस माइंड गेम के आधार पर एक दूसरे को कमजोर करने की लगातार कोशिश कर रही हैं। देखिए आखिर वो माइंड गेम दरअसल है क्या। किसी भी जंग में जब ताकत से कुछ भी जीतने की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं, तो नंबर आता है माइंड गेम यानी दिमागी खेल का। बंगाल के सियासी अखाड़े में अब सत्ता के लिए मानसिक रूप से दबाव बनाने का खेल शुरू हो चुका है। इस खेल में अब सबसे बड़ी बाजी लग रही है ममता सरकार में परिवहन मंत्री शुभेंदु सरकार पर। टीएमसी की ओर से उन्हें मनाने की कोशिश जारी है, तो वही सियासी विरोधी भी खबरें फैला रहे हैं कि वो ममता का साथ छोड़ सकते हैं। बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच हिंसक टकराव और तीखे बयानों के अलावा माइंड गेम भी शुरू हो गया है। दोनों पार्टियां बंगाल चुनाव को लेकर एक दूसरे पे मानसिक रूप से दबाव बनाने का बयान कर रही है। बीजेपी के नेता लगातार ये दबाव कर रहे हैं कि टीएमसी के बड़े नेता उनके साथ आने वाले हैं, तो वहीं टीएमसी पार्टी भी ये दावे शुरू कर दिए हैं कि बंगाल में बीजेपी के कई नेता टीएमसी पार्टी का दामन थामने वाले हैं। ये सब इसलिए हो रहा है ताकि जिला और विधान स्तर पर एक दूसरे कार्यकर्ता को अपने पक्ष में लाया जा सके या उनका मनोबल तोड़ा जा सके। बंगाल में सत्ताधारी टीएमसी के मंत्री शुभेंदु अधिकारी की नाराजगी ने राजनीतिक दांव पेच को और धारदार बना दिया है। उनका गुस्सा ममता और टीएमसी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। वरिष्ठ पार्टी नेता सौगत रॉय ने शुभेंदु को मनाने की कोशिश की। सोमवार को शुभेंदु के साथ टीएमसी की बातचीत बेनतीजा रही। शुभेंदु की नाराजगी दूर करने के लिए और बैठकें होंगी। वो फिलहाल राज्य मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं ले रहे। एक हफ्ते में 2 बार शुभेंदु के साथ बातचीत हो चुकी है। शुभेंदु ममता सरकार की नीतियों से नाराज हैं। उनके समर्थकों ने ममता पर अनदेखी का आरोप भी लगाया। पूर्वी मिदनापुर क्षेत्र के करीब 45 सीटों पर उनका प्रभाव है। बीजेपी का ये बार बार कहना कि दूसरे पार्टी के नेता उनके संपर्क में हैं, ये इस बात की सच्चाई दिखा देती है कि बीजेपी किस प्रकार की राजनीति बंगाल में चाहती है। हमारे पार्टी के नेता बार बार कहते जा रहे हैं कि उनको भाजपा के नेताओं से लगातार धमकियां मिल रही हैं, कि उनको ईडी और सीबीआई के धमकियां दी जा रही हैं, उनको डराया धमकाया जा रहा है, गलत केसेस में फंसाने की धमकी दी जा रही है। बंगाल में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी तेजी से तैयारियों में जुटी है, तो वही टीएमसी अंदरूनी नाराजगी और गुटबाजी में उलझती जा रही है। बीजेपी इस गुटबाजी और अंदरूनी नाराजगी को चुनावी माहौल के दौरान भुनाने की कोशिश करेगी। ममता जी की आदत है माल महाराज का मिर्जा खेले होली। जब वो कोई भी सेंट्रल का पैसा जाता उसका नाम बदल के अपनी स्कीम बता देती। टीएमसी जिस तरह का माहौल बनाए हुई है, कोरोना काल में अगर सबसे खराब मैनेजमेंट कहीं रहा है तो वो पश्चिम बंगाल का रहा है। इसलिए ममता जी राजनीति न करें। कोरोना काल में बंगाल के लोगों को जो उन्होंने कष्ट दिया है उस पर देश और बंगाल की जनता उनसे जानना चाहती है कि आप ये हल्की राजनीति करेंगे या लोगों के लिए सच में काम करेंगे। दरअसल पश्चिम बंगाल में सत्ता में आने की कोशिश में जुटी बीजेपी को तृणमूल की उठापटक में संभावनाएं नजर आ रही हैं।
टीएमसी अंदरूनी तौर पर जितनी कमजोर होगी, बीजेपी को उतना ही फायदा होने की उम्मीद है। इसी मुद्दे को लेकर दोनों ओर से कार्यकर्ताओं और नेताओं को अपने अपने दल में शामिल करने की कोशिशें चल रही हैं। अगर कोई कार्यकर्ता या नेता पार्टी बदलता है तो इस बात को बीजेपी और टीएमसी जोर शोर से प्रचारित करते हैं ताकि उनके पक्ष में माहौल बन सके। वहीं कांग्रेस इस माइंड गेम से फिलहाल बाहर है, क्योंकि बंगाल का सबसे बड़ा संग्राम बीजेपी और टीएमसी के बीच ही तय माना जा रहा है। इसलिए दोनों पार्टियां एक दूसरे के नेताओं को या तो अपने साथ लाने की कोशिश कर रही हैं या नाराज चल रहे नेताओं के पार्टी छोड़ने की अफवाहें उड़ा रही हैं। मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता।